So we are going to start with the first example of this topic, which is example 13-7. Now it is a very interesting example because it will check your concepts of kinematics in terms of anti-coordinate system. थोड़ा सा इसको गौर से देखें और इसको हम explain भी बड़ी तफसील के साथ करेंगे. I hope कि example 13-7 की slide हर एक को visible है, नजर आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now first of all, reading the statement of this example, you have a disk which is this wheel shown to you. So हम इस disk की बात कर रहे हैं. This disk has a mass of 3 kg and it is attached to the end of a cord as shown to you in the figure. So this disk is attached to the end of the cord from this point, whereas the other end of this cord is attached to a ball and socket joint connected to a center of a platform. तो आपने इस डिस्क को center of the platform के साथ connect किया है using a cord which is shown to you here. So ये आपने इस डिस्क को center of the platform के साथ जो है वो connect कर दी है. If the platform is rotating rapidly, now थोड़ा सा इसके अल्फाज पे गौर करें. आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है, it is rotating rapidly. अगर मैं इसके टॉप व्यू देखूं, so from this top view, अगर मैं इसको देखूं, the platform is rotating rapidly in a counter clockwise direction. आप करते क्या है कि आप इस डिस्क को रेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रिलीज करते हैं. सो द प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग रैपिडली इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड यू आर प्लेसिंग दिस डिस्क फ्रॉम रेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म, आहिस्ता आहिस्ता हर जो है मोशन के साथ, प्लेटफॉर्म के हर मोशन के साथ, द स्पीड ऑफ द डिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू कि अगर इस डिस्क और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन ना होती तो फिर मोशन हमारे पास डिस्क का किस तरह का हो रहा होता? कोई जवाब दे सकता है? सर डिस्क स्टेशनरी रहती है अपनी जगह पे वो फ्रिक्शन की वजह से उसके साथ मूवमेंट कर रही है. That's correct, because अगर फ्रिक्शन ना होती और मैं डिस्क को इस प्लेटफॉर्म पे प्लेस करता था, डिस्क वुड रिमेन स्टेशनरी और प्लेटफॉर्म अपने उसी सपोज 1000 आरपीएम पे घूम रहा था तो 1000 आरपीएम पे जो है वो रोटेट करता रहता. लेकिन चूंकि डिस्क और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन मौजूद है विच हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.1, सो हर मोशन के साथ प्लेटफॉर्म के फ्रिक्शन की वजह से इस डिस्क की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी. यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम it takes for the disk to reach a speed great enough to break the cord. के आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमने कहा कि हर रगड़ के साथ इस प्लेटफॉर्म की डिस्क की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस डिस्क की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि ये कॉर्ड जो है वो टूट जाएगा. यू नीड टू फाइंड आउट दैट टाइम t, जिसमें जब आप रेस्ट से रिलीज करते हैं और ये कॉर्ड कितनी देर में जो है वो टूटता है. द मैक्सिमम टेंशन विच दिस कॉर्ड कैन सस्टेन इज 100 न्यूटन. तो इस कॉर्ड में जब टेंशन मैक्सिमम टेंशन के बराबर पहुंचेगी तो दैट कॉर्ड इज गोइंग टू ब्रेक एट दिस पॉइंट. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेटफॉर्म इज गिवन टू यू एज 0.1. सो आई होप के द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हवाले से कोई डाउट तो पूछ लें, क्यूरी है कोई पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अभी हम इसी स्लाइड पे स्टार्ट करेंगे. कुछ एक दो चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर हम जो है उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन अगेन. ओके, अभी हमने जिस तरह बात की कि सबसे पहले हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बनानी होती है. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द एक्सिस विच आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व हेयर. द फर्स्ट एक्सिस विच इज इन्वॉल्व हेयर इज द जिसको मैं डिफाइन करता हूँ टू बी टेंजेंट टू द कर्व. सो सपोज डिस्क इस पोजीशन में मौजूद थी, इस फिगर में जो दिखाया गया, तो उसके हिसाब से टेंजेंशियल एक्सिस मेरे पास जो है वो ये वाली एक्सिस आ जाती हैं जो कि मैंने टी एक्सिस के तौर पे शो की हैं. द सेकेंड एक्सिस विच इज इन्वॉल्व हेयर इज द नॉर्मल एक्सिस. द नॉर्मल एक्सिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल एक्सिस आ जाएंगी. ये एन एक्सिस आ गई. What is going to be the direction of binormal axis? Anyone volunteer? दोनों के एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर. सो आपके पास ये एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर
तीसरी एक्सिस आ गई विच इज द बायनॉर्मल एक्सिस. So these are the three mutually perpendicular axes, T axis, N axis and B axis, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे for our analysis. एक्सिस के हवाले से कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, कोई क्यूरी हो आपकी? ओके, सो कोई क्यूरी नहीं है. कमिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सिस के बाद वी नीड टू इंक्लूड द फोर्सेस which are acting on this disk. The first force is going to be the weight of the disk. Since whichever coordinate system we are considering, the weight is always going to act in a downward direction. So as per this figure, this is going to be the weight of this disk which would be acting downward, that is towards the negative b axis. Clear है? यहाँ तक weight हमने draw कर ली है. Yes sir. Okay, now हम disk को isolate करेंगे. Once we are isolating this disk, it means that we are going to remove each and every connection of this disk with the surroundings. ये प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हुई है. So once you are removing the platform, आपको कौन सी रिएक्शन फोर्स मिलेगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी. डायरेक्शन क्या होगा उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का? पॉजिटिव बी, towards the positive b axis. So this is going to be that normal reaction force, जिसको से मैं NC के साथ जो है वो डिनोट करता हूँ. And since the disk and platform and since the disk is rotating in the anti-plane only, it means that once I am applying the equation summation FB equal to 0, that is I am summing all the forces along the binomial axis, I am going to get the equation of the form W with a negative sign which is acting towards the negative axis, plus NC should be equal to 0. In other words, W should be equal to NC, or in other words, this is in static equilibrium as far as binomial axis or binomial direction is concerned. यहाँ तक clear है हर एक को? जी सर. Yes sir. Okay, any other force which you need to include here? आप इस डिस्क को आइसोलेट जब कर रहे हैं, so basically the next connection is the connection with the cord. So once you are removing this cord, अभी cord की बात कर लेते हैं. Once you are removing this cord, what force you are going to get and in what direction? Yes, it is the tension in the cord, and the direction of this tension is going to be towards the n axis. So आपने n axis के along इस force को represent कर लिया, which is the tension in the cord, which is T. यहाँ तक क्लियर है हर एक को? सर ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स कौन से कहाँ पे? देखें, नॉर्मल फोर्स क्यों आई है? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग और वी आर रिमूविंग द कनेक्शन ऑफ दिस डिस्क विद द प्लेटफॉर्म. हम डिस्क को आइसोलेट कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म हम रिमूव कर रहे हैं. वंस वी आर रिमूविंग द प्लेटफॉर्म, तो डिस्क और प्लेटफॉर्म का जो आपस में जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है? वो प्लेटफॉर्म की एक्सिस है या डिस्क की एक्सिस है? तो नॉर्मल फोर्स आपकी एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू दैट कॉन्टेक्टिंग सरफेस. तो इसलिए आपके पास ये NC आया है. यानी अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपने ये जो है वो डिस्क रखी हुई है. तो आप जब प्लेटफॉर्म को रिमूव करेंगे तो आपके पास कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगी जिसको आप एक तरह से NC फोर्स कह रहे हैं, विच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेट. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. तो हमने बात की है वेट की, हमने बात कर ली नॉर्मल फोर्स की, हमने बात कर ली टेंशन की. इसके अलावा आपके ख्याल में और कौन सी फोर्स है जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम पे शो करनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स आ गई. सो व्हाट शुड बी द एक्सिस अलोंग व्हिच दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग? T axis. Should it be T axis or negative T axis? नेगेटिव T एक्सिस. नेगेटिव T. चलिए, एक बात तो तय है कि दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग अलोंग द T एक्सिस. पॉजिटिव या नेगेटिव के हवाले से थोड़ी सी हमें डिस्कशन यहाँ करनी पड़ेगी. पॉजिटिव T एक्सिस पे एक्ट करेगी. जस्ट एक मिनट वेट करें. लेट मी हैव अ लिटिल डिस्कशन. उसके बाद ताकि जिनके कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएं. हमने जब फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक्स में भी कवर किया था और प्रोबेबली हमने इससे पिछले टॉपिक में भी जब फ्रिक्शन फोर्स देखी थी. कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी इन व्हाट डायरेक्शन दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड एक्ट? Opposite to that of the motion. Opposite to That of the motion.
Opposite to that of motion. Is this definition complete? Sir, relative motion. Relative motion. So the force of friction would always act in a direction opposite to the relative motion between the two surfaces. Now, in majority of problems involving in statics or the problems which we have solved in the very first topic of this chapter, आप जब भी फ्रिक्शन देख रहे होते थे तो ज्यादातर जगहों पे आपके पास एक सरफेस स्टेशनरी होता था और दूसरा मूव कर रहा होता था, तो जजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वाज इजियर. थोड़ा सा मैंने एक खाली स्लाइड यहाँ डाली है जस्ट टू अंडरस्टैंड यू कि फ्रिक्शन फोर्स का रिलेटिव मोशन के हिसाब से क्या डायरेक्शन होता है. थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखें. मेरे पास एक स्टेशनरी सरफेस है जिसके ऊपर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं कहता हूँ, सपोज आई हैव अ पार्टिकल which is this particle A, and this particle is moving with a speed of say 10 meters per second towards the right, and I am placing another particle which is say particle B. This particle B is having a speed of 5 meters per second towards the right. Just आपको relative motion का concept देने के लिए. So you have two particles, block A and block B, which are placed one over the other. Block A is moving towards the right at a speed of 10 meters per second, while block B is moving towards the right with a speed of 5 meters per second towards the right. मैं आपसे कहूँ कि you need to determine the relative velocity of B with respect to A. Do you remember the last topic which we covered in chapter number 12? What is this relative velocity VBA? Can you identify it? It is VB. It is VB minus VA. Isn't it? So the relative velocity is VB minus VA. So अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, it is going to be 5i minus, if I am using the conventional XY coordinate system, so it is going to be 5i minus 10i, and that is equal to minus 5i meter per second. ऐसा ही है? Yes, sir. Okay. अब ये relative velocity of B with respect to A, इसका मतलब क्या था physically? As an observer, if you are going to consider yourself to be an observer standing on block A, आपको B का motion किस तरह का नजर आएगा? ठीक है, relative velocity से मुराद ये है कि if as an observer you are standing on block A, आपको block B जो है वो एक तरह से पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. ऐसे ही है? Yes, sir. ये 5i माइनस 5i तो यही शो कर रहा है ना कि एज एन ऑब्जर्वर बीइंग स्टैंडिंग ऑन ब्लॉक ए, आपको ब्लॉक बी जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. हालांकि ओरिजिनली आपके पास ये ब्लॉक जो है इसका एब्सोल्यूट मोशन देखो तो इट इज 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द राइट, बट द रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज कि आपको ये ब्लॉक बी ए के रेफरेंस से लेफ्ट की तरफ या नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. यहां तक पॉइंट क्लियर है रेक को? Yes, sir. ओके, सो अगर मैं आपसे कहूं कि जरा ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप करेंगे क्या कि डब्ल्यू बी जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. सो डब्ल्यू बी आपके पास हम ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. सो डब्ल्यू बी इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. दिस एन ए नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ब्लॉक ए, जब आप ब्लॉक ए को रिमूव करेंगे इसकी वजह से आपके पास एन ए जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. और कोई फोर्स जो आप इस ब्लॉक बी की फ्री बॉडी डायग्राम पे बनाना चाहें? फ्रिक्शन फोर्स सर, टुवर्ड्स द राइट. फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? टुवर्ड्स द राइट. टुवर्ड्स द राइट. वजह क्या है कि द मोशन अगर हम कंसीडर करें, सिंस ब्लॉक बीज रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, so accordingly the direction of force of friction for that block B is going to be towards the right. तो आपके पास force of friction का direction इस direction में आ जाएगा, because the force of friction always acts in a direction opposite to the relative motion between the two surfaces. So the term relative is important here. You are drawing the free body diagram of block B. The relative motion of B with respect to A is towards the left. So accordingly, the frictional force is going to act towards the right. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. So now using this concept, coming back to our original problem, example 13-7, आपके पास प्लेटफॉर्म जो है वो रैपिडली रोटेट कर रहे हैं इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज करते हैं। चलिए सपोज मैं कहता हूं ये प्लेटफॉर्म 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक वैल्यू देने के लिए मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं। आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं या 0 आरपीएम के साथ आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रख रहे हैं। इट मींस के आपको ये डिस्क प्लेटफॉर्म के हवाले से अगर देखें तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म डिस्क किस तरफ जाती हुई नजर आएगी? नेगेटिव इस डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी, बिकॉज वो 0 आरपीएम है, वो 1000 आरपीएम है, तो प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से डिस्क आपको पीछे की तरफ जाती हुई जो है वो नजर आएगी। सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन विच इज बेसिकली द पॉजिटिव टी एक्सिस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये जो पिछले नेगेटिव टी एक्सिस मूवमेंट कर रही है उसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से कर रही है? इनर्शिया की वजह से नहीं कर रही, आप रिलेटिव मोशन देख रहे हैं ना। डिस्क और प्लेटफॉर्म का रिलेटिव मोशन अगर मैं देखूं तो उसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं प्लेटफॉर्म को स्टेशनरी कर लूं तो डिस्क एक तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरफ जाती हुई नजर आएगी विद रेफरेंस टू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्लेटफॉर्म की स्पीड 1000 आरपीएम है, डिस्क जो है वो आप 0 आरपीएम से उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो इट मींस कि डिस्क एक तरह से आपको पीछे की तरफ मूव होती हुई नजर आएगी। अब डिस्क अगर इस तरफ जा रही है तो अकॉर्डिंगली आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वही चीज जो अभी हमने यहाँ रिलेटिव मोशन के हवाले से डिस्कस की है। और सर एजम्पशन ले सकते हैं? एजम्पशन कौन सी? कोई भी डायरेक्शन हम ले लें। देखिए एजम्पशन कोशिश करें ना करें, कर भी लेंगे तो आपको AT की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नेगेटिव मिल रही होगी। ठीक है, और तो सारी फोर्सेस नोन है, सिर्फ एक ये फोर्स अननोन है, तो अजम्पशन करेंगे भी तो आपको उससे थोड़ा सा AT की वैल्यू गलत मिल रही होगी और कुछ नहीं होगा नेगेटिव साइन के साथ। सर थोड़े से तो मार्क्स नहीं काटेंगे ना। चले मार्क्स की बात बाद में आएगी, फिलहाल मुझे ये बताएं कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हवाले से किसी को अब कोई डाउट तो नहीं है? Is everyone clear about the force of friction and its direction? Yes sir. चलिए अब हम थोड़ा सा सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन की बात करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द डिटेल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये वो फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि अभी हमने उसी डिस्क पे बनाई थी, इसको क्लियर करके हमने यहाँ बना दी है। यू हैव टू फोर्सेस W and NB एक्टिंग अलोंग द बायनॉर्मल डायरेक्शन, T is acting along the normal axis, FF which is the force of friction, it is acting towards the tangential axis. So applying the equation of motion along the binomial axis, ND minus W should be equal to 0. In other words, ND which is the normal direction of the platform, इसको आप ND कह लें, NP कह लें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, that comes out to be the weight equal to the weight of the disc 29.43 Newton. Okay, now in the next step, applying the equation of motion along the tangential axis, kindly जिसके माइक में से आवाजें आ रही हैं काइंडली माइक ऑफ कर दें, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बल्कि सारे लोग माइक ऑफ कर दें। जब कोई क्वेश्चन करना हो तो आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो समेशन FT इक्वल टू MAT, आपने अप्लाई की इक्वेशन ऑफ मोशन को अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस। सिंस देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द T एक्सिस, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो 0.1 ND शुड बी इक्वल टू MAT। M आपके पास 3 गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द normal axis, the force which is acting along the normal axis is the tension in this chord, so T should be equal to 3AN, and we know that AN is basically equal to V square over rho, और rho हमारे पास यहाँ 1 मीटर के बराबर है, so 3V square over 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। Now the unknowns which are involved here is this AT, this is not known to us yet, the tension which is not known to us, and the velocity which is again not known to us, along with ND। ये 4 अननोन्स हमारे पास जो है वो नजर आ रहे हैं। सॉरी, ND हमें नोन है, so 3 अननोन्स हमें नजर आ रहे हैं, AT, T and V। Now we need in the statement it was given that we need to find out the time जिस पे जाके ये कॉर्ड ब्रेक होता है, और जिस तरह भी डिस्कशन हुई है, इस डिस्क की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन की वजह से प्लेटफॉर्म के साथ इस डिस्क की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस डिस्क की स्पीड को इंक्रीज होने की वजह से इस कॉर्ड में टेंशन जो है वो T मैक्स के बराबर हो जाएगी, विच इज द मैक्सिमम टेंशन दिस कॉर्ड विच इज 100 न्यूटन। उस स्टेज पे जाके ये कॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट क्रिटिकल स्पीड VCR,
हम करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें टेंशन को मैक्सिमम टेंशन के बराबर जो है वो पुट कर देंगे विच इज 100 न्यूटन. सो पुटिंग T इक्वल टू T max in equation number 2 would give us the critical speed of this disk to be equal to 5.77 meters per second. So this is basically that speed जिसके ऊपर जाके ये डिस्क जो है इसमें इतनी स्पीड हो जाएगी कि कॉर्ड में टेंशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और कॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी. अकॉर्डिंगली आपने AT की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज 0.981 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1. तो आपको क्रिटिकल स्पीड भी मिल गई, आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी मिल गया. नाउ आपने टाइम फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AT, V एंड T? डू यू रिमेंबर द काइनेमेटिक्स साइड? यस सर. हमारे पास हमने जिस तरह अभी शुरू में भी कहा था कि सिंस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट AT and V are acting along the same axis, that is along the T axis, वो दोनों पॉजिटिव T या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव T की तरफ तो हो सकता है, लेकिन होंगे वो T एक्सिस के along ही. So you can apply all the formulae of rectilinear kinematics along the T axis. उसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन 3 और 3 इक्वेशंस थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन. Why we have applied here the constant acceleration equation? क्या हमें कहीं गिवन है कि AT कांस्टेंट है या हम वो फार्मूला से सर FT भी कांस्टेंट है एंड भी कांस्टेंट है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी. दैट्स राइट. AT हमें मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 से जिसमें मास कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, ND जो कि W के बराबर है वो भी कांस्टेंट है. इट मींस कि क्योंकि तमाम चीजें कांस्टेंट है देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो वी कैन डायरेक्टली यूज द 3 equations of constant acceleration equations along the T axis. अब उसमें से जो इक्वेशन हमें रिलेट करती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को, इट इज दिस इक्वेशन विच इज v इक्वल टू v नॉट प्लस AT. हमें क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल गई है विच इज 5.77. चूंकि आप डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर रहे थे इट मीन्स के v नॉट आपके पास 0 है. जहां तक ताल्लुक AT का है वो आपने डिटरमिन कर लिए है, 0.981 इसकी वैल्यू है. सो द ओनली अननोन क्वांटिटी हियर इज द टाइम. सो वंस यू सॉल्व इट the value of time comes out to be 5.89 seconds. So this is going to be the value of time जिस पे जाके इस कॉर्ड में टेंशन मैक्सिमम होगी and the cord is going to break. जी, any question, any query relevant to this problem? No sir. देखें अब आपका ये जो रिलेटिव मोशन है ना ये बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि प्रोबेबली आपके पास अगले कुछ प्रॉब्लम में हो या इवन हो सकता है कि XY डायरेक्शन में भी ऑल्दो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे करवाए गए हैं जिसमें एक सरफेस स्टेशनरी था, लेकिन उसमें भी आपको एक सरफेस मूविंग और दूसरा जो है वो स्टेशनरी दिया जा सकता है. हमेशा आपने जब भी फ्रिक्शन की बात कर रहे हो तो खाली मोशन की बात नहीं करनी, आपने हमेशा रिलेटिव मोशन की बात करनी है एट दैट सरफेस और उसके अकॉर्डिंगली आपने फ्रिक्शन का जो है वो डायरेक्शन जज करना होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?